इस समय हम सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जीरो लाइन का इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। ये तारबंदी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि और यहां आने का मकसद ये है, आपको बताते चले कि किसानों के लिए अच्छी खबर है कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तमाम खेत जो तारबंदी के आगे हैं, जो बंजर लगातार हो रहे थे, लेकिन अब ये बंजर खेत हरे भरे होने जा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जिला प्रशासन सांबा के और उसी के साथ साथ बीएसएफ के सहयोग से अब किसान तारबंदी के आगे बंजर पड़े जमीनों पर खेतीबाड़ी करेंगे और खेतीबाड़ी ये शुरू हो चुकी है। गेहूं की फसल की बुआई यहां पर शुरू कर दी गई है और ऑलमोस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों में अब काफी खुशी हमें देखने को मिल रही है। किसान जो काफी पहले मायूस हो चुका था कि बंजर पड़ी जमीन है, उसका कोई फायदा हो नहीं पा रहा, लेकिन अब ये खेतीबाड़ी शुरू हो चुकी है। किसानों में काफी खुशी है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो हमेशा पीठ के पीछे आके वार करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, यहां कई ऐसी एक्टिविटीज कराता है जो देश हित में नहीं होती। लेकिन आपने फायरिंग भी देखी, इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास भी उनके देखे। अब तो ड्रोन के माध्यम से भी वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए। लेकिन 1998 के बाद ये अब खेतीबाड़ी दोबारा से शुरू होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो हालात थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो आपने देख लिए हैं। लेकिन अब सीज फायर का समझौता चल रहा है दोनों देशों के बीच में और इसी समझौते को ध्यान में रखते हुए किसानों को ये अब इजाजत दी जा रही है कि आप खेतीबाड़ी करें इन तमाम बंजर जमीनों पर। ये हरे भरे खेत होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इससे बीएसएफ को भी काफी फायदा होने वाला है। ये जो तारबंदी आप देख रहे हैं, तारबंदी के आगे जो जहां पर हम खड़े हैं, ये एक जंगल का इलाका था पूरा, लेकिन इन तमाम हिस्सों को जो वो साफ किया गया है, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर, मशीनरी का इस्तेमाल कर। और बीएसएफ की भी अब दुश्मन पर पैनी नजर रहेगी दूर दूर तक। अगर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास करेगा तो उस प्रयास को किस तरह से विफल करना है ये बीएसएफ अच्छी तरह से जानती है। कोई भी अगर नापाक हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो बीएसएफ मुंह तोड़ जवाब देगी। बीएसएफ की नजर अब रहेगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 70 कमा ऐसी जगह है जिसके ऊपर ये खेतीबाड़ी शुरू की गई है। मेरे साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इनके अंदर उत्साह है जो परमिशन इनको दोबारा से खेतीबाड़ी करने की दी गई है। 24 साल के बाद ये खेती यहां पर शुरू हो रही है 1998 के बाद। तो आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारक है कि आपको मौका मिला है कि 24 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जीरो लाइन के आगे तारबंदी के आगे जमीनें हैं वो दोबारा से आपको खेतीबाड़ी करने का मौका मिल रहा है। ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी है कि जो बंजर जमीनें थी अब वो हरी भरी होंगी दोबारा से? ये जो मौका हमें मिल रहा है ये 24 साल के बाद, इस बात के लिए भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते आ रहे हैं कि जो है 24 साल पहले जब लोग जो है इधर खेती करते थे तो वो लोग कोई और थे। अब जो है हम 24 साल के बाद, हम उस समय जो है 24 साल पहले हमारी उम्रें कम थी, छोटी उम्र के किसान अब जो है इसमें जो है उत्साह से जो है बड़ी खुशी के साथ जो है इस इलाके को कल्टीवेट कर रहे हैं, अपनी जो है बुआई कर रहे हैं। और जो है इनके अंदर जो है आज की नई तकनीकी जो है युग है और इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। बीएसएफ की तरफ से जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो है हमारी पंचायत को जो है एक सुपर सीडर दिया है, हमने उसका भी उपकरण का जो है इस्तेमाल जहाँ करके हमने महसूस किया कि जहां जंगल जो है उससे भी आबाद किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का, प्रशासन का पूरा साथ है, केंद्र सरकार का साथ है, हमारे साथ जो है बीएसएफ के साथ है, हमारी डीसी मैडम अनुराधा गुप्ता जी का सहयोग से एक काम हो रहा है। इसके लिए हमें बड़ी खुशी है, हमारे किसान बहुत खुश हैं। और ऐसी खुशी है कि वही एक किसान महसूस कर सकता है कि जो 24 साल से जो है हर साल जो है राशन जो है खरीद कर जो है लेता था, जबकि उसकी खुद की ज़मीन इस फेंसिंग के आगे जो है 6-6 किला जो है ज़मीन जो है कम से कम 48 कनाल जो ज़मीन है वो इस फेंसिंग के आगे थी, मगर उसके पास जो है एक मरला भी ज़मीन नहीं थी। अब उसके दिल की जो है खुशी जो है वो जानता है कि कितनी खुशी है, क्योंकि जो है एक किला ज़मीन में से जहाँ पर जो है 20 क्विंटल जो है गेहूँ निकलती है, तो उसका जो है तकरीबन 120 क्विंटल जो है गेहूँ उसके घर में आएगी, तो वो उस समय को जो है याद करेगा जब उसको जो है कुछ भी नहीं मिलता था। बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमारे किसान। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अगर इन खेतों की बात करें तो ये बंजर होते जा रहे थे, लेकिन अब आय का साधन जैसे आपने कहा कि अब हमारा बनेगा, ऐसे हम खरीदते थे, तो इससे काफ़ी लाभ आपके परिवारों को भी होगा। सर इसका जो है लाभ जो है किसानों को तो होगा ही,
उनकी जो है पूरे परिवारों को जो है, उनके छोटे बच्चे हैं, इन 24 सालों में उन्होंने बहुत कुछ खोया है कि उनको जो है एक अच्छी एजुकेशन के लिए जो उनकी जो खेती जो है बंजर होने जा रही थी, और जो है 24 साल तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। शायद उनके माता पिता इस आस में रहे होंगे, मगर जो है अब उनके सामने ये उनका ये सपना जो है साकार हो रहा है कि हम कभी जो है इस इलाके में जाकर जो है खेती करेंगे। बड़ी खुशी है, और जो है इसमें आय के साधन उनको इसमें कहीं ना कहीं बीएसएफ को भी अब काफी ज्यादा एक फायदा मिलेगा, क्योंकि ये तमाम खेत साफ हो चुके हैं, खेती अब आप लगातार करेंगे। और जो पाकिस्तानी घुसपैठी यहाँ से भारत सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, फिराक में रहते हैं इन्फिल्ट्रेशन की, और इस तरह की कई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, अब उन तमाम एक्टिविटीज के ऊपर भी बीएसएफ की पैनी नजर रहेगी, मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ भी उनको देगी। वैसे तो बीएसएफ की बहादुरी और बीएसएफ की क्षमता पर कोई शक नहीं है। इन्होंने जो है उस जंगल में भी जो है पाकिस्तान की ऐसी तैसी की है, और जो है पाकिस्तान जो है डर के मारे जो है छुपता था, और जो है ये लोग जो है बीएसएफ हमारी जो है उसको ठीक जवाब देती थी। मगर अब भी इतना है कि वहाँ पर चिंटी भी अगर जो है बॉर्डर जीरो लाइन पर चलेगी तो बीएसएफ को सब दिखेगा, और जो है दिखेगा तो जो है उसका फिर ऐसा तैसा भी। प्रशासन को क्या कहेंगे और बीएसएफ को क्या कहेंगे जिन्होंने ये परमिशन दी है, और कहीं ना कहीं आपको एक काफी सुकून मिला इस बार? मैं बीएसएफ के आला अधिकारी, बीएसएफ के जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक किसान के नाते मैं जो है अपने प्रशासन का, डीसी मैडम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने देश को इतना ज़्यादा सशक्त किया कि आज वो आँख उठाकर नहीं देख पा रहा है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा कहा चाचा। की ना थोड़ा मेरा नाम जी करण सिंह। 24 साल बाद तुझे अपने इन्हें खेतने जाने का मौका मिले, जेह्ड़े तारा दे अग्गे है हूँ खेतीबाड़ी शुरू हुई है, क्या आखना चाहते कि 24 साल का बड़ा इंतजार होंगे, फाइनली इंतजार खत्म हो गया थोड़ा? उम्र होंगी है जी 24 साल, हूँ नज़ारे बजे ते बैन लोग खुशी कन्नै आवा दे कणक राहन। कणक रड़ी है, किसी जमी पई है, किसी अज राई है, अजें किसी रौंदी है थोड़ी राणे वाली। बीएसएफ ने बड़ा काम किया जी, सारे को ज़्यादा बीएसएफ ने काम किया जी, पैली पद्धरी की है। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਬਾਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਜਰ। ਇਹ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਛੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੱਠੀ ਨੁੱਠੀ ਗਿਆ है, लोग बड़े खुश हैं लोग जी, काफी खुश हैं लोग। आप यहाँ पर आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह। कितनी खुशी है आपके अंदर की 24 साल पहले आपकी छोटी सी उम्र थी, लेकिन अब आपको यहाँ खेतीबाड़ी करने का मौका मिलेगा। आपकी तमाम ये बंजर ज़मीनें जो नज़र आ रही थी, जो बीएसएफ ने परमिशन दी है अब कि आप खेतीबाड़ी करें, बेखौफ होकर आपके साथ है बीएसएफ? हाँ सर, हमारे साथ है बीएसएफ। हम बहुत खुशहाली से आ रहे हैं। अभी पहले 24 साल पहले तो हमें गेट के अंदर आने की परमिशन नहीं थी, परमिशन भी नहीं थी हमारी। अभी हमें बीएसएफ ने परमिशन दे रखी है, हम आते हैं, इनको पूछ के आते हैं। हमें हमारे साथ भी आते हैं कुछ बंदे बीएसएफ के, जो हमें सिक्योरिटी दी जाती है, और हम बेखौफ होकर काम करते हैं अपना। अभी हम 15-20 दिन महीने के आज जा रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे हम हाँ बेखौफ होकर जैसे पीछे काम करते हैं, ऐसे ही हम आगे कर रहे हैं। इस बार हमने 600 कनाल जो अपना गेहूं का बीज डाल दिया है। अभी अगली साल देखेंगे और आगे जाएंगे, और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर हम पीछे यही कहना चाहते हैं कि अगर जो इनका हमारा जो कागज पत्रों में कार्रवाई बंद की गई थी, वो हमें इंश्योरेंस वगैरह कंपनी सब कुछ मिलेगा। यानी खुश हैं काफी? हम बहुत खुश हैं। हमारे गांव में कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी खेती पीछे एक मरला भी नहीं थी, लेकिन उनकी यहाँ पर उनकी आगे है, वो अभी बहुत खुश हैं। वो 24 साल पहले से अभी तक कोई गवर्नमेंट दे रही है उनको 2 किलो आटा जहाँ कुछ ऐसा दे रही है, वो उस सिलसिले में चल रहे थे। अभी वो खुद करेंगे, बहुत खुश होंगे वो भी। चलिए, ये तमाम किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, जीरो लाइन का इलाका, तारबंदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और हम तार के आगे हैं, और यहीं पर अब खेतीबाड़ी जो भी बंजर पड़ी जमीनों पर शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं पहले काफी एक डर का माहौल रहता था कि पाकिस्तान कब फायरिंग कर दे और किसानों को नुकसान होगा, लेकिन सीज फायर का समझौता जो दोनों देशों के बीच में हुआ, उसका अब ये लाभ है कि अब यहाँ हमारे जो किसान हैं वो तारबंदी के आगे पड़ी इन ज़मीनों पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। खेतीबाड़ी शुरू हो चुकी है, गेहूं की फसल लगा दी गई है। 1998 के बाद ये पहली बार अब मौका मिला है किसानों को कि वो इन बंजर पड़ी ज़मीनों पर खेतीबाड़ी करेंगे, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी तारबंदी के पीछे ज़मीनें नहीं है, उनकी ज़मीनें यहाँ थी, और अब उन तमाम ज़मीनों को हरा भरा किया जा रहा है। यहाँ पर अब खेती शुरू हो चुकी है, सोर्स का अच्छा साधन बनेगा।
जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से ये एक कोशिश बीएसएफ की तरफ से की गई है, ये कोशिश जिला प्रशासन सांबा की तरफ से की गई है कि किसानों को मौका दिया जाए, और बीएसएफ को इसका फायदा ये होगा कि पैनी नजर जो है वो आखिरी पॉइंट तक रहेगी जो पाकिस्तान के हिस्से की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत में माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, खलल डालने की कोशिश करता है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें, और उसी के साथ साथ जैसे ड्रोन के माध्यम से भी कई हथियारों की इस तरह की खेप भेजता है, नशे की खेप भेजता है, तो उसके ऊपर भी आखिरी पॉइंट तक जो है वो बीएसएफ की पैनी नजर रहेगी। और सीज फायर जो अब समझौता चल रहा है, तो उसी समझौते के तहत ये किसान जो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना जो वो ठीक नहीं होगा। कब ये माहौल खराब कर दे इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसको लेकर किसानों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है बीएसएफ की तरफ से, सुरक्षा घेरा जो है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और उसी सुरक्षा घेरे में रहकर किसान बेखौफ होकर यहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं तारबंदी के आगे पड़ी जमीनों पर। और एक बार फिर से ये हरे भरे खेत आपको नजर आएंगे कुछ दिनों में जब फसल उगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुआई जो है वो कर दी गई है। अब देखना यह है कि जो फसल है वो जब होगी तो किसान कितना खुश नजर आएगा, ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आय का अच्छा साधन होगा। तो थैंक्स किया जा रहा है दिल से इन तमाम किसानों की तरफ से, प्रशासन का और बीएसएफ का, जिन्होंने ये मौका दिया 24 साल के बाद खेती बाड़ी करने का तारबंदी के आगे पड़ी जमीनों पर, यानी 1998 के बाद ये पहला मौका है खेती बाड़ी करने का। किसानों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है, और इसी तरह से किसान जो है वो अब काम करना शुरू कर चुका है इन तमाम खेतों पर जो तारबंदी के आगे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़। मैं हूं वसीम गतू और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं बार स्टेशन के लोग। इम्तियाज़ मीर जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे, लगातार चनाब खित्ते के अंदर एक्सीडेंट के मामले दिन ब दिन सामने निकल के आ रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, लगभग 3 से 4 एक्सीडेंट, काफ़ी बड़े एक्सीडेंट हुए हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खास करके हम चनाब खित्ते की बात करें, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में परेशान हैं, खौफ में काफ़ी ज़्यादा है, और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को किन स्टेप्स का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, आपका वेलकम है टाइम देने के लिए। पहले ये बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चनाब खित्ते के अंदर रेगुलर बेसिस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए, आज की बात नहीं है, पिछले 20-25 साल या 30 साल से आप अगर इस हिस्ट्री को खोलें तो जहाँ जितने इन सड़कों पर हादसे हुए हैं, जितनी जानें तलफ हुई है, उतना तो यहाँ पर बीमारियों से नहीं हुए, इतने नामसाहिब हालात में नहीं हुए, टेररिज्म की इस पूरी इस हिस्ट्री में नहीं हुए जितना ये सड़क के हादसों पर हुए हैं। हमने 12 कोशिश की है कि इसको ट्रैवल सेफ बनाया जाए इस सड़क को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया इसको। अभी पिछले महीने में 18 जानें तलफ हुई, मड़वा से लेके बटोत तक एक ही कहानी है, खून ही खून है इस सड़क पर। और यहाँ पर क्रैश बैरियर्स हमारी मांगों के बावजूद, सीरियसली डिमांड करने के बावजूद भी बैरिकेडिंग नहीं हुई, इसके लिए क्रैश बैरियर्स नहीं लगाए गए। और अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट हुए, तीनों एक्सीडेंट, जहां प्रेम नगर में 4 बच्चे गए, ये 2 लड़कियां यहां गई, अभी 4 ऑफिसर्स यहां गए, अगर वहां प्रॉपर क्रैश बैरियर्स होते तो ये एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते थे। इसलिए हम इसको कहते हैं कि मैन मेड डिजास्टर है, ये इंसानों की बनाई हुई आफत है ये सड़क, इस पर ट्रैवलिंग जो है अनसेफ है। हम डिमांड करते हैं कि इस पर वॉर फुटिंग पे क्रैश बैरियर्स लगाए जाने चाहिए, और जितने भी वनरेबल पॉइंट्स हैं इस सड़क पे, हम क्या माने, किसकी लापरवाही आप मानते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की। वो लोग जो इस सड़क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं, और कौन हो सकता है? क्रैश बैरियर्स लगाना जिनका काम है, जिनको इसको सेफ बनाने का काम है, वो लोग जिम्मेदार हैं, इन हादसों के जिम्मेदार हैं। इस पे तो हम मांग करते हैं कि इस पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, प्रोब किया जाए कि ये हजारों जानें अगर तलफ हुई हैं सड़कों पर तो कैसे हुई है, किसकी नालायकी, किसकी नेग्लिजेंस से हुए हैं। खुद पानी का पानी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और आइंदा के लिए हम ये डिमांड करते हैं कि वॉर फुटिंग पे वनरेबल पॉइंट्स जितने भी हैं वहां पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए। लोग काफी ज्यादा खौफ में हैं, ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? हायर अथॉरिटीज जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कदम उठाना चाहिए? मैंने आपसे अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि वॉर फुटिंग पे बगैर कोई वक्त जाया किए हुए वो लोग इसकी क्रैश बैरियर्स लगाए, और क्रैश बैरियर्स वो नहीं जो यहाँ पे लगाए जाते, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके मुताबिक, ताकि वो सेफ हो और गाड़ियां जो है वो सेफ हो जाए। अगर वो स्लिप हो थोड़ा सा तो वो रुक जाए गाड़ियां, वहां पे पैसेंजर्स को नीचे उतरने का मौका मिले,
लोग उनकी जानें बचें, यही हम डिमांड करते हैं। इम्तियाज साहब, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम देखते हैं कि अगर हम डोडा की मैं खास करके बात करूं, हमारे जो हिली एरियाज है वहाँ पे ओवरलोडिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कल मैं देख रहा था कि दिन दिहाड़े 5 बजे के आसपास दिन के हम देख रहे थे जिस गाड़ी में 30 लोगों की कैपेसिटी या 20 लोगों की कैपेसिटी है उसमें 40 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। तो क्या बताना चाहोगे? मेरी गुजारिश सुने, यहाँ ओवरलोडिंग ही एक मीनेस नहीं है, वो भी तो अरसा दराज से ओवरलोडिंग होती आ रही है और उसके नतीजे में बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। वो तो ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए, ये उनका काम है। हम ये कह रहे हैं कि नशा में कुछ लोग गाड़ियां चलाते हैं, बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलती, वो गाड़ियां इन रूट्स पर चल रही हैं जो पास नहीं है टेक्निकली। ये तो खूनी जंग खूनी खेल खेला जा रहा है इन सड़कों पर। अब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ थोड़ा सा आऊँगा। जिस तरह से जब हमारे चनाब खित्ते के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। ये भी मेडिकल कॉलेज है, वो भी मेडिकल कॉलेज है। तो क्या बताना चाहोगे, यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करने का मेन वजह क्या है? मेन वजह यही है कि यहाँ पे काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहाँ कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई रातों को जागने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ लोगों की बदकिस्मती है। हम बहुत पहले से ये बता रहे हैं कि कम से कम तय किए जाएं, स्टैंडर्ड्स तय किए जाएं कि किसको रेफर किया जाना है, किसको नहीं किया जाना चाहिए। ये डिस्क्रिशन अगर डॉक्टरों की हो वहाँ पर कि भाई इसको भेजना है, उसको भेजना है, उसको नहीं भेजना है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड तो मुकर्रर किया जाए ना कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको वहाँ, और वो ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन सी कमी है, क्यों हम भेज रहे हैं। दे मस्ट गिव रीजंस व्हाई दे आर रेफरिंग पेशेंट्स टू द हायर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। वो भी मेडिकल कॉलेज, ये भी मेडिकल कॉलेज। जब पेशेंट को यहाँ से भेजा जाता है वो आधे रास्ते वो अपनी जान गंवा देता है। बहुत सारे वाक़ात ऐसे हुए हैं कि रास्ते में ही जाने तलफ हुई। ये ऐसी साहब का जो वाक़ा हुआ जो 6 घंटे जिंदा रहे, ये क्या समझते हैं आप, ये किसकी गलती है? क्या ये मेडिकल कॉलेज इतना नज़दीक होते हुए अगर ये जाने इस तरह से तलफ हो तो हम किसको जवाब दें, हम किसको दिखाएं, हम इसका अपना मुंह किसको दिखाएं? हम तो एक गैर मुहज़्ज़ब माशरे में फिर रह रहे हैं। हमारे लिए क्या रखा है यहाँ पर, हमारी सेफ्टी क्या है? यहाँ के हज़ारों लोग, लाखों लोग जो चनाब वैली में रह रहे हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हज़ारों लोग इस सड़क पे जो है वो तैनात हैं, इस सड़क पे जो मुलाजिम हैं मेंटेनेंस के लिए, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, R&B के जितने भी एजेंसीज हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उनको ये देखना है कि यहाँ पर इंसानी जानें इस तरह तलफ न हो जिस तरह से हो रही हैं। आपसे 2 बातें करना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चनाब खित्ते के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है, क्या बताना चाहोगे? मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, इसमें दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती। ये जो बनाए, मैंने अभी आपको कहा, ये जो शेड्स बनाए हैं जगह जगह वो मैं तो समझता हूँ कि जो कोई मर जाएगा उसमें रख सकता, अगर उसके आसपास कहीं हुआ तो। वरना एक मैं आपको बात बताऊँगा, रगी मोड़ पे ये बनाया है, रगी मोड़ पे, वहाँ कहाँ से आना है? कोई अप्रोच है वहाँ? कोई अप्रोच उस पॉइंट पर आप देखते हैं जहाँ से लोग आकर उस शेड में रहेंगे फिर गाड़ी में चढ़ेंगे? वो किसके लिए बनाया? वो अपना हलवा मांडा सीधा करने के लिए बनाया है, अदरवाइज उसको। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि जब रास्ते का काम लगाया जाता है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया जाता है, उसका भी एक कारण हो सकता है एक्सीडेंट का। तो उसको पास कौन करता है फिर? जब सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगता है तो आप और मैं तो पास नहीं करते उसको तो यही लोग पास करते हैं। उनकी टेक्निकल सुपरविजन बिल्कुल नहीं होती। आप ब्लेम उसको नहीं कर सकते जो बेचारा मजदूर है, जो काम करता है, या जो ठेकेदार है, जो कोई मेट है। काम तो जिम्मेदारी तो उनकी है जो काम करवाते हैं। लास्ट पे क्या बताना चाहेंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहेंगे? उनसे एक यही हमारी रिक्वेस्ट है, पुरजोर सदा है कि इस चीज़ को देखें। वो और चीज़ों में लगे हुए हैं, ये ख़त्म करने में, वो ख़त्म करने में, वो ख़त्म करें, लेकिन इन लोगों को बजाय जो आए दिन इन ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर अपनी जानें गंवा देते हैं और वो एक लंबे अरसे तक उनकी नस्लों तक वो रहता है, हाय हाय हमने कोई इलाज किया होता, वो हादसे में मर गया। तो इसको देखें, इनको बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बार एसोसिएशन के लोग हमसे बातचीत कर रहे थे और सीनियर एडवोकेट हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से चनाब खित्ते के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार एक्सीडेंट के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। पहले प्रेमनगर में हुआ, फिर मड़वा, फिर हमारा असर के इलाके में एक्सीडेंट हुआ, फिर मड़वा के इलाके में एक्सीडेंट हुआ। यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि चनाब खित्ते के अंदर ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है। और इन्होंने बताया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम बनानी चाहिए, जो टीम यहाँ पे विजिट करेगी, यहाँ पे देखेगी किस कारण क्या कारण है जिस कारण गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं।
थोड़ा सा बताएं, आज डीसी साहब से आप मिले तो क्या क्या इश्यूज थे आपके? डीसी साहब के साथ पिछली बार भी इश्यूज उठे थे, उनके बारे में मैंने बात करनी थी, लेकिन आज का मुद्दा, स्पेशल मुद्दा ये था बिजली का। क्योंकि डोडा के साथ नाइंसाफ़ी ये है कि जब भी ऑनसेट ऑफ विंटर होता है सबसे पहले यहाँ कट लगते हैं। हाँ, हम कट के साथ ज़रूर हैं, 2 घंटे का कट बहुत ठीक है, लेकिन इसके मज़ीद हमें कट का ये बर्दाश्त करना पड़ा। SLDC कट, वो हमने डीसी साहब से पूछा कि SLDC कट क्या है, उन्होंने कहा स्पेशल कट है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि SLDC कट नहीं होना चाहिए। तो इसके मुताबिक हमारी 12 घंटे से ज़्यादा कट होता है, बिजली होती नहीं है, रात को भी जाती है, 8 बजे आती है, 8:15 जाती है, जब 10 बजे आना हो तो 10:15 जाती है। इसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ। हमने डीसी साहब के साथ मेन मुद्दा यही था। उसके अलावा हमारे मुद्दे ये थे कि स्टेडियम का मुद्दा था, स्टेडियम में इंक्रोचमेंट थी। इंक्रोचमेंट इतनी है कि मतलब वो सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, रेन्यू वालों को पता है, लेकिन इन्होंने फेंसिंग अंदर की, बाहर से रकबा छोड़ दिया है। फेंसिंग के बाहर भी रकबा है, जो स्टेडियम का रकबा है, गवर्नमेंट का रकबा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने डीसी साहब को बोला इसको आप इंक्वायर कर लें, जिसके पास भी है, मेरे पास है, मेरा ले लीजिए, मेरे किसी और के पास है कि उसको लीजिए, मगर रकबा अपना कम पूरा कीजिए। तो गवर्नमेंट का डिप्टी कमिश्नर साहब ने दिया? डिप्टी कमिश्नर साहब ने बात की कंसर्न अफसर के साथ, उन्होंने बोला कि हम रेन्यू वालों को पूछेंगे कहाँ कहाँ निशानदेही है, वो हम पूरा करेंगे। उन्होंने हमको एश्योर किया। मज़ीद ये कि गाड़ियों का ये मसला था, नेहरू चौक की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, वो कोई हटाता नहीं है। ट्रक दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है, माल लाने में, माल ले जाने में बहुत परेशानी होती, क्योंकि सिविल गाड़ियाँ वहाँ होती हैं। डीसी साहब ने कहा हम ट्रैफिक वालों को बताएंगे, गाड़ियों के मुतालिक भी काम वो करेंगे। सबसे पहले तो हमारा इशू यही ज़्यादा था, इस पर जिस पर स्ट्रेस दिया है हमारे प्रेसिडेंट ने, बिजली का मसला था। और स्टेडियम में हमारे बच्चे परेशान हैं, वहाँ स्टेडियम इतना बाहर उसकी लैंड काफ़ी इंक्रोचमेंट हुई है। ज़्यादा स्ट्रेस हमारे फोरम ने, चिनाब स्टेशन फोरम ने उसी इशू पर डाला, और डीसी साहब ने हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि मैं इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसमें कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और जल्दी आप लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। इस वक्त बड़गाम के पुतली बाग में है, जहां पर कि ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वही मंजूर अहमद शेख, जिसकी बच्ची जो है JVC में, जो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उन्हें बच्चे को जन्म दिया था, और जिसका यही कहना है कि ये बच्चा वो नहीं है। तो अब ये फॉरेंसिक टीम जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आए थे, और उन्होंने जो है ग्रेव यार्ड में गए और ग्रेव को खोदा, और वहाँ से उन्होंने DNA टेस्ट लिया उस बच्चे का। और अब देखेंगे आगे जो है वो FSL को भी वो दिया जाएगा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई पता चलेगी। बड़ सर्जरी मे अंदर नेरान दपान नबर कन मिस खानदारस तुह क्या जुवो अमेन बई क्या डॉक्टरन कोरमुत अंदर अकिस मिनटस त्रोक ना अंदर कहें यह गोस इंसाफ चु दपक इंसाफ करू हर कस वन इंसाफ करू नमन टेस्ट रिपोर्ट तमन मतलब सोरे नमन कर वन खाली इंसाफ गस मिलन मतलब ये योर अनस ये पे सांद गुड़ चालान यूह वन दपान यह लड़की बह हेक स्रान दिख कहें अम पे पे अनान मतलब लडीज सह अमिस स्रान दिवान तम पे बह JVC वसान ये बस वार्ड 7 मज खसान अत मे डिस्चार्ज खानदार अथस कत बे फोन ये दग दिवान अब ये पे क्या फटान नमज युत युत यहां वो इंसाफ गस गसन बे कहें मतलब नमन पाने लिखमुत डॉक्टर सोबो हर कुन कागदस अमिस लड़क यानी कि अस वोनुक तुम लड़क मतलब 2 दोन अंदर दिवान आज कहें बस वन मतलब अगर 15 दह लाश दिख होत मज तम सद बच सद पलो ग वापस दिन तुम तह दिख न कहें अत गई लगभग 15 दह पे ये मान 15 दोन दुक अंदर आज तौर दोक बच्चस सा गई इन्फेक्शन और वन अचुन कहें 15 दोन दुक तौर मगर ये डिलवरी गई मे बेन तम सा वो मे बच्चे पान अच्छो ये तमिस डायपर वाइपर बदलोक पे वोनुक मे खाल सा पलो कल मे पलो लड़क पलो असल पे हर खोतस बह दित मे तम पलो तहर मे मलिस डिलवरी डायलिस बरान तम बक थोड़ा किडनी प्रॉब्लम गोमुत सोवर
बस दोन दोन सोबरे तम पे मे पे जनाब ना 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 यह सह कह जनाब लड़के वुच मे पन्ने अशो जनाब डायपर तह बदलो तमिस डॉक्टर सूब मे ये हेरे मशीन पे। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी कबीला जो है ये लोग भी डिजर्व करते हैं इसमें पहाड़ी में, क्योंकि इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनका उठना बैठना और इनकी जो इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो एक जैसी है। और बैक में ये लोग भी जाते हैं और पहाड़ी लोग भी जाते हैं। एक ही कोठे के अंदर दो दो घर रहते हैं, एक उसी कोठे के अंदर पहाड़ी भी होता है और उसी कोठे के अंदर जो ST के लोग हैं, गुजर लोग हैं, वो भी होते हैं उसी कोठे के अंदर। तो बदकिस्मती की वजह से हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जब पहाड़ी कबीले को उनका हक दिया जा रहा है, जो दूसरे जो हमारे भाई हैं, हालांकि इनका एक जैसा कल्चर है, एक जैसा रहन सहन है, और उसके बनिस्बत यानी जो ST के लोग हैं उनके बनिस्बत पहाड़ी जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर है, तो उनको जो उनका हक जो गवर्नमेंट दे रही है, तो बाकी लोग जो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ये बात समझ से बाहर है और कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम ये असल में ये बात मोहम्मद यासिन पसवाल हमारे एक अजीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लदो पामपुर के रहने वाले हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। असल में हमारा मकसद ये यहाँ पे जमा होना यही है कि हम ये बात उन तक पहुंचाएं। उन्होंने कल या परसों या 2 दिन पहले एक बेबुनियाद बयान दिया है, आप एक बिल्कुल बेबुनियाद बिल्कुल गैर हकीकी बयान दिया है कि हम जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कोई पहाड़ी नहीं रहता है। हालांकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आप तराल से ले लीजिए, तराल से शुरू कीजिए, तराल में, उसके बाद आप लासीपुरा ले लीजिए, उसके बाद आप लदो पामपुर में ले लीजिए, उसके बाद टाहब में ले लीजिए, उसके बाद आप संगरवानी पुलवामा को ले लीजिए, उसके बाद आप अंदर वाली पुलवामा जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ये ले लीजिए। तकरीबन अगर हम देखें कुल मिला के 2011 की सेंसस के मुताबिक 10 से 11 हज़ार आबादी आबाद थी और अभी तक 15,000 या 15-16 हज़ार की आबादी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आबाद है। तो उनकी इस बयान की हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। जी। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे गुजर भाई भी हैं, हम भी हैं, हमारा भाईचारा, हमारी एकता मानी जाती है, खासकर संगरवानी पुलवामा की हमारी जो एकता है, अंदरवाली हो गई, संगरवानी हो गई, हमारा रहन सहन एक है, हमारा कल्चर एक है। एक ही कोठे में अगर जब हम डोकू में जाते हैं, एक ही कोठे में एक साइड में हमारे गुजर भाई रह रहे होते हैं, दूसरी साइड में हम रह रहे होते हैं। हमारे जो यहाँ पे नंबरदार हैं, हमारे वो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर कभी उन्होंने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गुजर हैं। मतलब वो हमें अपने साथ, या सरपंच हमारे हैं या एक्स सरपंच हमारे, वो हमें अपने साथ लेकर चले हैं आज तक। उन्होंने हमें इस चीज़ का कोई ये महसूस नहीं होने दिया, कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अब सिर्फ ये इतनी बात है कि कोई कुछ चंद नाम निहाद लोग उठ के अपनी शोहरत के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, तो उस बयान की हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं।